हेलो फ्रेंड, आज अपन पढ़ेंगे एक्लेम्शिया के बारे में। इससे पहले अपन प्री एक्लेम्शिया के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एक्लेम्शिया क्या होता है? इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्री एक्लेम्शिया आल्सो नोन एज ग्रांडमैन कन्वर्जन। ये क्या होता है कि जो एक्लेम्शिया है वो कॉम्प्लिकेशन है प्री एक्लेम्शिया में। प्रीवियस वीडियो में अपन ने पढ़ा है कि प्री एक्लेम्शिया क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसमें 20 वीक के बाद में अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलती है, प्रोटीन यूरिया और माइल्ड एडिमा देखने को मिलता है, तो उसे अपन प्री एक्लेम्शिया के नाम से जानते हैं। प्री एक्लेम्शिया कितने टाइप का होता है? माइल्ड और सीवियर, दो टाइप का होता है। और इसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो दो कॉम्प्लिकेशन होता है, एक्लेम्शिया और हेल्प सिंड्रोम। अगर प्री एक्लेम्शिया में जो हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया और माइल्ड एडिमा में अगर कन्वर्जन और कोमा की स्टेज देखने को मिलती है तो उस कंडीशन को अपन एक्लेम्शिया कंडीशन के नाम से जानते हैं। इंसिडेंस देखें एक्लेम्शिया के तो एंटीपार्टम में 50% देखने को मिलता है, इंटरपार्टम में 25% और पोस्टपार्टम में 25% देखने को मिलता है। आफ्टर डिलीवरी 24 आवर टू 48 आवर। कई बार पूछा जा सकता है कि एक्लेम्शिया के जो फिट्स है या कन्वर्जन जो है वो पोस्टपार्टम में कब तक देखने को मिलते हैं? आफ्टर डिलीवरी 24 आवर टू 48 आवर। इम्पोर्टेंट है, रिमेंबर रखना। नेक्स्ट है कौन कौन सी स्टेज होती है एक्लेम्शिया की? तो प्री मॉनिटरिंग स्टेज, टोनिक स्टेज, क्लोनिक स्टेज और कोमा स्टेज होती है। प्री मॉनिटरिंग स्टेज देखें तो इसे अपन ओरा स्टेज के नाम से भी जानते हैं। इसमें ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन देखने को मिलते हैं। ओरा स्टेज के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो वार्निंग सिम्टम जो है वो देखने को मिलते हैं, यानी ये स्टेज इंडिकेट करती है कि जो वुमन है वो कन्वर्जन फेज में जाने वाली है, यानी वार्निंग स्टेज के नाम से भी जानते हैं। कई बार पूछा जाता है कि जो एक्लेम्शिया की जो कौन सी स्टेज है वो वार्निंग स्टेज के नाम से जानती है, तो प्री मॉनिटरिंग स्टेज जो होती है इसे वार्निंग स्टेज के नाम से भी जानते हैं एक्लेम्शिया की। और ऑडिटरी हेलुसिनेशन भी कौन सी स्टेज के अंदर देखने को मिलता है? प्री मॉनिटरिंग स्टेज के अंदर। ट्विचिंग ऑफ द फेस एंड हैंड्स जो होता है वो भी प्री मॉनिटरिंग स्टेज के अंदर देखने को मिलता है। आईज रोल अप, आई बाल आर टर्न टू वन साइड एंड बिकम फिक्स्ड, या अपन कह सकते हैं कि रोलिंग ऑफ आई बाल एंड फिक्स्ड हो जाना। नेक्स्ट अपन देखते हैं टोनिक स्टेज। टोनिक स्टेज में क्या होता है? जनरलाइज टोनिक स्पाज्म विद ओपी स्टोनमस का मतलब होता है कि धनुष आकार का शेप ले लेना बॉडी का। और टोनिक स्पाज्म यानी वूल बॉडी की जो टोन होती है वो डिक्रीज हो जाना, इसलिए जो पूरी बॉडी यानी जो वॉल्यूंटरी मसल होती है वूल बॉडी की उसकी टोन का डिक्रीज हो जाना, स्पाज्म आ जाना, इसीलिए जो बॉडी जो होती है वो ओपी स्टोनमस पोजीशन में कन्वर्ट हो जाती है। याद रखना जो ओपी स्टोनमस पोजीशन जो होती है वो टिटनेस की कंडीशन में भी देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होती है? पूरी बॉडी जो होती है वो धनुष आकार में देखने को मिलती है। टंग बाइट देखने को मिलता है ड्यू टू क्लेंच टीथ, यानी जो अपर टीथ और लोअर टीथ जो होती है वो आपस में क्लोज हो जाती है, और अगर उसके बीच में अगर टंग आ जाएगी तो टंग बाइट देखने को मिलेगा, टंग इंजरी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन सीज एंड साइनोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं ये ओपी स्टोनमस पोजीशन है। पूछा जा सकता है एक तो एक्लेम्शिया की टोनिक स्टेज में देखने को मिल सकता है या फिर ये टिटनेस की कंडीशन में देखने को मिल सकता है। दोनों ही कंडीशन में आप याद रखना, इमेज को भी याद रखना, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लोनिक स्टेज। क्लोनिक स्टेज में क्या होता है? ऑल द वॉल्यूंटरी मसल अंडरगो अल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, यानी जितनी भी वॉल्यूंटरी मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन फेज में होती है। क्लोनिक यानी कन्वर्जन यानी जर्की मूवमेंट आना, वॉल्यूंटरी मसल जो होती है हमारी बॉडी का उसके अंदर जर्की मूवमेंट देखने को मिलते हैं। द ट्विचिंग स्टार्ट इन फेस देन वन साइड ऑफ एक्सट्रीमिटी एंड अल्टीमेटली द वूल बॉडी इज इन्वॉल्व, यानी जो ट्विचिंग जो होती है वो स्टार्ट होती है फेस से। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि क्लोनिक स्टेज के अंदर ट्विचिंग कब स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? तो फेस से स्टार्ट होती है, उसके बाद में वन साइड ऑफ एक्सट्रीमिटी एंड अल्टीमेटली द वूल बॉडी जो होती है वो इन्वॉल्व हो जाती है। साइनोसिस ग्रेजुअली डिसअपियर हो जाता है। जो लास्ट स्टेज होती है वो स्टेज होती है कोमा की। इसके अंदर क्या होता है? डीप कोमा देखने को मिलता है और सेरिब्रल हेमरेज देखने को मिल सकता है, यानी जो लास्ट स्टेज जो होती है वो कोमा स्टेज होती है, डीप कोमा देखने को मिल सकता है और लीड कर सकती है सेरिब्रल हेमरेज को। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ एक्लेम्शिया, यानी क्या क्या मैनेजमेंट किया जाता है एक्लेम्शिया को। एक्लेम्शिया के मैनेजमेंट को मैंने एज ए थ्योरेटिकली कवर नहीं किया है, बल्कि एक जो गोल्डन पॉइंट्स के तरीके से
कवर किया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, मैंने उन्हीं को ही कवर किया है, थ्योरेटिकली कवर नहीं किया है। एम ऑफ मैनेजमेंट, एम देखे मैनेजमेंट का, एक्लेम्शिया के मैनेजमेंट का जो मेन एम होता है वो क्या होता है, मेंटेन पेटेंट एयरवे। जैसा कि अपन जानते हैं कि जो एयरवे होती है वो हमेशा प्रायोरिटी होती है, तो मेंटेन करना पेटेंट एयरवे को, प्रिवेंट द सीजर एंड फिट्स, यानी प्रिवेंट करना जो सीजर या फिट जो उनसे, टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, और एंड लास्ट में टर्मिनेट करना प्रेगनेंसी को। ये जो तीन जो मेन पॉइंट्स है ये इसका एम है मैनेजमेंट के एक्लेम्शिया के। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यानी एक्लेम्शिया के मैनेजमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल है। अवॉइड इंजरी, इंजरी को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, पेडेड बेड साइड रेल्स। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक्लेम्शिया के मैनेजमेंट में इंजरी को अवॉइड करने के लिए नर्स का क्या रोल होगा, तो जो साइड रेल जो होती है बेड की उसको अप कर देना। मेंटेन ऑक्सीजनेशन, यानी ऑक्सीजन को मेंटेन करना, पेटेंट एयरवे को मेंटेन करना। ऑक्सीजन देंगे अपन वुमेन को, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के उसका जो SpO2 जो होता है उसका सैचुरेशन चेक करेंगे। नेक्स्ट मिनिमाइज एस्पायरेशन, यानी सीजर के दौरान या आफ्टर सीजर जो एस्पायरेशन होने की जो चांस जो होते हैं उसे अपन को मिनिमाइज करना है। तो क्वेश्चन आ जाता है कि एक्लेम्शिया वाले पेशेंट में आफ्टर एक्लेम्शिया या कन्वर्जन के बाद में एस्पायरेशन को मिनिमाइज करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए नर्स का क्या रोल होगा, तो नर्स का रोल होगा लेटरल लेफ्ट साइड पोजीशन देना, या इसे अपन लेटरल डेक्यूबेटस पोजीशन के नाम से भी जानते हैं, या कई बार इसको लेफ्ट साइड या हेड टर्न वन साइड जैसे भी पूछा जा सकता है। इनिशिएट करना है MgSO4 को। MgSO4 जो होती है वो एक्लेम्शिया में ड्रग ऑफ चॉइस होती है, लेकिन प्री एक्लेम्शिया में इसे प्रोफाइलेक्सिस यूज किया जाता है, तो प्रिवेंट करने के लिए एक्लेम्शिया को या सीजर को या कन्वल्जन को। और BP को कंट्रोल करना, ये इसके प्रिंसिपल है और इनसे भी क्वेश्चंस बनते ही है, मोस्टली पूछे जाते हैं, तो याद रखना। नेक्स्ट है प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या हो गया एक्लेम्शिया के अंदर, यानी एक्लेम्शिया का पेशेंट है उसमें प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या देखने को मिलेंगे। अगर पेशेंट वुमेन है उसमें सीजर या फिट्स आ रहे हैं तो सबसे पहले नर्स का जो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होंगे वो क्या होंगे, रिमेन विद द क्लाइंट, यानी क्लाइंट के साथ ही बने रहना है और कॉल फॉर हेल्प, हेल्प के लिए बुलाना है। इंश्योर मेंटेन पेटेंट एयरवे को मेंटेन रखना है। टर्न द क्लाइंट ऑन हर साइड, क्लाइंट को उसके साइड टर्न कर देना और एडमिनिस्टर करना है ऑक्सीजन को फेस मास्क के जरिए 8 to 10 लीटर पर मिनट। कई बार पूछा जा सकता है कि एक्लेम्शिया के पेशेंट के अंदर किस मेथड से ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करना है या कितना एडमिनिस्टर करना है, तो फेस मास्क के जरिए करना है और 8 to 10 लीटर पर मिनट करना है। मॉनिटर फीटल हार्ट रेट पैटर्न, फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर करना है। एडमिनिस्टर मेडिकेशन टू कंट्रोल द सीजर एज पर ऑर्डर, जैसा कि अपन जानते हैं कि MgSO4 जो होती है वो एक्लेम्शिया की ड्रग ऑफ चॉइस होती है सीजर को कंट्रोल करने के लिए, जैसे ऑर्डर की जाती है वैसे ही एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट है आफ्टर द सीजर एंड, यानी सीजर एंड के बाद में एंड हो जाने के बाद में इंसर्ट ओरल एयरवे एंड सक्शनिंग द क्लाइंट माउथ एज नीडेड, यानी जैसे जैसे नीडेड होती है वैसे वैसे सक्शनिंग करनी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं MgSO4। MgSO4 जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है एक्लेम्शिया के लिए और प्रोफाइलेक्सिस प्रिवेंशन के लिए यूज की जाती है प्री एक्लेम्शिया में। IV या IM रूट के जरिए दी जाती है। लोडिंग डोज जो होती है MgSO4 की वो 4 ग्राम ओवर 10 to 15 मिनट, यानी 10 से 15 मिनट के अंदर इसको फिनिश करना है। 4 ग्राम इसकी लोडिंग डोज होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली एम्स में पूछा गया है, याद रखना कि जो लोडिंग डोज जो होती है MgSO4 की वो कितनी होती है, 4 ग्राम होती है। और फॉलोइड बाय मेंटेनेंस डोज इज 1 ग्राम पर आवर, यानी जो मेंटेनेंस डोज जो होती है वो 1 ग्राम पर आवर होती है, लेकिन जो लोडिंग डोज जो होती है वो 4 ग्राम होती है। इफ़ नो IV लाइन असेस, यानी जो अपन ने लोडिंग डोज पढ़ी थी वो IV लाइन के जरिए दी जाती है, लेकिन अगर IV लाइन नहीं असेस हो रही है तो MgSO4 जो होती है वो दिया जाता है डीप IM के द्वारा। और डीप IM में जो लोडिंग डोज दी जाती है MgSO4 की वो कितनी होती है, 5 ग्राम ईच बटक, यानी एवरी बटक पे 5 ग्राम दी जाती है, यानी टोटल 10 ग्राम दी जाएगी लेकिन 5 ग्राम दी जाएगी ईच बटक पे। जो MgSO4 जो होती है वो सेरिब्रल वेसोडाइलेटर की तरह काम करती है और मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर की तरह काम करती है, यानी ये वेसोडाइलेटर का काम करती है, इसीलिए ये BP को कंट्रोल करती है, सीजर को कंट्रोल करती है। सीरम कंसनट्रेशन जो होती है MgSO4 की वो 4 to 7 मिली इक्विलीटर पर लीटर होती है, और अगर 10 मिली इक्विलीटर पर लीटर से इसकी ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाती है तो MgSO4 की
टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीरम कंसंट्रेशन कितनी होती है 4 to 7 और टॉक्सिसिटी कब देखने को मिलती है 10 मिली इक्विलिटर पर लीटर से ज़्यादा अगर इसकी सीरम कंसंट्रेशन होती है तो उस कंडीशन में इसकी टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखें MgSO4 के तो माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है क्योंकि MgSO4 क्या होती है जो एसिटाइल कोलिन होती है उसकी रिलीज को डिक्रीज कर देती है और माइस्थेनिया ग्रेविस में ऑलरेडी जो एसिटाइल कोलिन होता है वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड नहीं कर पाता, इसीलिए MgSO4 कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है माइस्थेनिया ग्रेविस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की कंडीशन में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट है रीनल फेलियर में भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है क्योंकि जो MgSO4 का जो एक्सक्रिएशन जो होता है वो किडनी के जरिए ही होता है। नेक्स्ट मोस्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है MgSO4 के अंदर वो यही है मॉनिटरिंग करना, यानी MgSO4 को एडमिनिस्ट्रेट करते टाइम या आफ्टर एडमिनिस्ट्रेट या एडमिनिस्टर करने से पहले नर्स का क्या रोल है, क्या क्या मॉनिटर करना है। तो रेस्पायरेटरी रेट नॉट लेस देन 16 बीट पर मिनट, यानी जो MgSO4 को एडमिनिस्टर करने से पहले नर्स को ध्यान रखना है कि जो पेशेंट की जो रेस्पायरेटरी रेट है वो 16 बीट पर मिनट से कम नहीं होनी चाहिए। 16 ब्रीथ पर मिनट से कम क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो MgSO4 होता है वो डिक्रीज करता है रेस्पिरेटरी रेट को। नेक्स्ट है यूरिन आउटपुट शुड बी मोर देन 30 ml पर आवर, यानी यूरिन आउटपुट जो होता है ना वो 30 ml पर आवर से ज़्यादा होना चाहिए MgSO4 को एडमिनिस्टर करने से पहले, क्योंकि ये यूरिन आउटपुट को कम करती है। नेक्स्ट है डीप टेंडन रिफ्लेक्स नॉर्मल प्रायर टू एडमिनिस्टर MgSO4 थेरेपी, यानी MgSO4 थेरेपी को देने से पहले जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स जो है वो नॉर्मल होने चाहिए। पूछा जाता है कि MgSO4 की टॉक्सिसिटी का अर्ली साइन क्या होता है, डीप टेंडन रिफ्लेक्स का अब्सेंट होना। तो ये याद रखना कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स का अब्सेंट होना अर्ली साइन है MgSO4 की टॉक्सिसिटी का। नेक्स्ट है बीपी को भी मॉनिटर करना है क्योंकि MgSO4 वेसोडाइलेटर होती है, हाइपोटेंशन करती है, डिक्रीज करती है बीपी को, तो वुमन कहीं हाइपोटेंशन की कंडीशन में ना चली जाए, इसीलिए इसको भी मॉनिटर करना है। नेक्स्ट है फीटल हार्ट रेट को क्लोजली मॉनिटर करना है अगर वुमन को ट्रीट किया जा रहा है MgSO4 से। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कि एंटीडोट क्या है MgSO4 का, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट 10 ग्राम स्लो पुश 10 मिनट, यानी कैल्शियम ग्लूकोनेट इसका एंटीडोट है, 10 ग्राम को स्लो पुश करना है 10 मिनट के अंदर अंदर। नेक्स्ट है MgSO4 के कुछ के पॉइंट्स में क्या है कि ये एंटी कन्वर्जेंट की तरह भी काम करती है और एक पोटेंट वेसोडाइलेटर की तरह एक्ट करती है, एक लेग्जिटिव की तरह भी ये एक्ट करती है और एक जो टोकोलाइटिक भी ये एक्ट करती है। तो ये चारों जो पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चंस बन सकता है, पूछा जा सकता है एक्सेप्ट में या नोट करके कुछ भी। तो इन सब चारों पॉइंट्स को रिमेंबर रखना आप। Thank you. Don't forget to subscribe to my channel and share more than, and please comments and like.